हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे होंगे, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र उम्मीद है जिससे आप अपने आप को सही जगह पर पाएंगे, वरना बाकी चीजें तो सब मोह माया है। आ जाओ इधर। निम्न से कौन सदिश राशि नहीं है? हमको तो एकदम दिख रहा है दोस्त मेरे, चाल एक अदिश राशि। अब आपको दिख रहा है कि नहीं बताओ? चाल एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा वही है जो ऊर्जा का है, वही है जो ऊष्मा का है। इस सब का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर है, और इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं। बाकी विस्थापन, वेग, बल, आघूर्ण ये सब सदिश राशि है। ये सब क्या है दोस्त मेरे? सदिश राशि है। ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? चाल एक अदिश राशि है। चलो एक बात बताओ, विद्युत धारा, इसमें बच्चे बड़ा फंसते हैं। विद्युत धारा बता दो जल्दी से, क्या राशि है ये? एक सदिश है और दूसरा अदिश है। एक सदिश है और दूसरा अदिश है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? आंसर बताओ, जल्दी बताओ। विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि है। धारा घनत्व की अगर हम बात करें, ये एक सदिश राशि है। अगला, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगला 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 क्या मामला है? देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगा, और यह मातृ और पितृ मूल की ही हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति के इस तरह की प्रणाली को मेंडल का प्रयोग परिमाण कहते हैं। ये पूरा मेंडल का जो है मामला दिया हुआ है। यही मेंडल ने कहा था। ये किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। अगला, ये पूरा स्टेटमेंट ही उसी का है। स्टेटमेंट उठा के डाल दिया है। स्टेटमेंट ही उठा के क्या किया है? डाल दिया है। चलो चलो, किधर ये मक्खी बैठ जाती है पता ही नहीं चलता है। अब बताओ, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के तीन अपर रूप हैं, हीरा ग्रेफाइट और क्या? फुलरीन। कार्बन के अपर रूप कितने? तीन। किधर है भाई मेरे? जल्दी से भाग जा। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन के अपर रूप कहता है, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन के अपर रूप कौन कौन है? एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। यही तीन अपर रूप हैं। अब कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, एकदम है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, एकदम है। फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है, ये भी सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम, एकदम नहीं है। हीरा कठोरतम है लेकिन ग्रेफाइट तो मुलायम है। हीरा कठोरतम है लेकिन ग्रेफाइट क्या है दोस्त मेरे? ये मुलायम है। हीरा कठोरतम है लेकिन ग्रेफाइट क्या है दोस्त मेरे? मुलायम है। ये तो एकदम ना गलत है। अब हीरा और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट का, तो ध्यान देना, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चतुष्फलकीय है, ये चतुष्फलकीय है। और ये इसकी बात करोगे, ये सट फलकीय है। ये चतुष्फलकीय है, ये सट फलकीय है। ये कठोरतम है, ये कठोरतम है और ये मुलायम है। ये मुलायम है। ये पेंसिल में पाया जाता है। ये पेंसिल में पाया जाता है। इसका उपयोग शीशा काटने में करते हैं। शीशा काटने में करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? शीशा काटने में करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त मेरे, sp2 है। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। अगला, अगला बता दो जल्दी से। नील हरित शैवाल क्या है, नील हरित शैवाल, ये एकदम सब मार देगा, जल्दी बताओ। नील हरित शैवाल कह रहा है क्या है, व्हाट इज नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण से जो जो ऊर्जा मिलता है जिसको जिसको, उस सब नील हरित शैवाल है। प्रकाश संश्लेषण से जिसको जिसको ऊर्जा मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करता, कौन ऊर्जा प्राप्त करता है दोस्त मेरे, स्वपोषी। और नील हरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। नाम तो सुने होंगे। हो गया। नील हरित शैवाल स्वपोषी है, सबसे अधिक ऊर्जा भी इसी में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा अगर कहेगा, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, कहेंगे स्वपोषी में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। स्वपोषी में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे बताओ तो कितना परसेंट ऊर्जा प्रकाश ग्रहण करते हैं, 1% कि 10%, 1% की 10%, जल्दी बता। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कितना परसेंट ऊर्जा ग्रहण करते हैं, 1% की 10%। जल्दी बताओ। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे ग्रहण करते हैं ऊर्जा, वो कितना परसेंट। व्हाट इज आंसर, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो कितना परसेंट करते हैं, 1% करते हैं, मात्र 1% करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक चक्र की गति दुगुनी हो जाती है, तो मार के देगा हमारे चलवा सरिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², और इसको दुगुना करोगे 4 गुना हो जाएगा। इज द राइट आंसर। इस पे टाइम ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने परमाणु होते हैं, एकदम तुमको पता होगा दोस्त मेरे। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाता है दोस्त मेरे वॉशिंग सोडा। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द आंसर, आप बता दो जल्दी से। 10 इज द राइट आंसर। अगर नीला थोथा में कहेगा, नीला थोथा में कहेगा, नीला थोथा में कहेगा CuSO4 इंटू 5H2O होता है। अगर आपको कह देगा जिप्सम में, अगर आपको कह देगा जिप्सम में, तो ये हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर कह देगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। बता दो अब आंसर क्या हो जाएगा। वॉशिंग सोडा इज द राइट आंसर। इज कितना, 10 ना। वॉशिंग कहता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नीला थोथा में कितना, 5। जिप्सम में कितना, 2। और पीओपी में कितना, हाफ। आई कितना डिग्री सी पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं जिप्सम को, तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम आज गए थे आपसे मिलने, कार से आपको देखे, बहुत खुशी हुई, मिलना चाहते थे दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न विकल्पों में 3 कक्षीय वाले हृदय किसके होते हैं, निम्न विकल्पों में 3 कक्षीय वाले हृदय किसके होते हैं, जल्दी बताओ। निम्न में किसमें 3 कक्षा होता है, 3 कक्षीय मतलब 3 कोष्टक वाले हृदय किसमें होते हैं, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। 3 कक्षक वाले हृदय किसमें होते हैं, व्हाट इज द आंसर। उभयचर का नाम सुने हो, उभयचर में बताओ कितने होते हैं, जल्दी बता। इसका आंसर जल्दी से बता दो। गिरगिट इज द राइट आंसर। मछली में तो सबको पता है 2 होते हैं। पक्षियों में बताओ तो पक्षी में कितने होते हैं, पक्षी में कितने कोष्टक होते हैं,
मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं, पक्षी में बता कितने होते हैं? पक्षी में बता दो कितने कोष्ठक होते हैं, जल्दी बताओ। निम्न से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कह रहा है नहीं है, ये नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। ये दोस्त मेरे शक्ति का मात्रक, किलोवाट घंटा व्यय विद्युत, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा जो होता है ये किलोवाट घंटा में होता है। जूल तो है ये है, और न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, क्योंकि कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता नहीं है, इसका न्यूटन हो गया, इसका मीटर हो गया, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट। ये भी पता होगा आपको, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। दोस्त मेरे ये बात हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस से ही रिजल्ट होता है, नहीं तो रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण होता है, इससे भी किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? बता जल्दी से। लोहा का नाम सुने हो? देखो, पारा में कुछ मिला दोगे ना, कुछ भी मिला दोगे, कुछ भी मिला दोगे तो ये पूरा अमलगम बन जाएगा, और अमलगम में कहेगा किसका होना अनिवार्य है? तो अमलगम में पारा अनिवार्य है, अमलगम में पारा अनिवार्य है। और दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना, लोहा अमलगम नहीं बनाता, लोहा अमलगम नहीं बनाता, लोहा अमलगम नहीं बनाता, लोहा क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। द राइट आंसर इज लोहा अमलगम नहीं बनाता। लोहा क्या नहीं बनाता दोस्त मेरे? अमलगम नहीं बनाता। लोहा क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ मिश्रण नहीं बनाता है? लोहा। लोहा क्या नहीं बनाता है दोस्त मेरे? अमलगम नहीं बनाता है, क्योंकि लोहा उसमें घुलता नहीं है, इसलिए नहीं बनाता। बाकी सब जो है दोस्त मेरे अमलगम का निर्माण करता है। न न न न न न न बताओ कौन नहीं बनाता अमल? जिंक से गैल्वेनाइजेशन होता है, और जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। और जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। तांबा का उपयोग कहां करते हैं? तड़ित चालक में करते हैं, अर्थिंग में करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें से किस कोशिकांग अंगक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है? बताओ किसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है? सबको पता है किसमें होता है, जल्दी बताओ। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। केंद्रक का एक अंग है जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बताओ जल्दी से, अब तो बता दो आंसर। व्हाट इज द आंसर? केंद्रक इज द राइट आंसर। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी का निर्माण करता है। प्लास्टिड तो होवे करता है। सूत्रकनिका, अरे सूत्रकनिका भी दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दे दिया है। हो गया। अगला बता, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रमक के रूप में किया जाता है? विसंक्रमक का मतलब होता है दोस्त मेरे, अगर इंग्लिश में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज टू डिसइंफेक्टेंट टू प्यूरिफाई वाटर? किसको पानी के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं? बताओ। हमको तो लगता है बाढ़ के पानी को शुद्ध करते हैं इसी से। बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण, बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण इसी से करते हैं। बाढ़ के पानी का जो शुद्धिकरण होता है वो इसी से होता है। इथेनॉल ये पीने वाला अल्कोहल है, ये पीने वाला अल्कोहल है। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं,
पानी में डुबा कर रखते हैं, फॉर फास्फोरस, फॉर पानी, और सोडियम को किरोसिन में। टेफ्लॉन बर्तन पर ना चिपकने वाला परत, बर्तन पर ना चिपकने वाला परत, बर्तन पर ना चिपकने वाला परत जो होता है ये टेफ्लॉन का बना होता है। बर्तन पर ना चिपकने वाला परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। बर्तन पर ना चिपकने वाला परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। पानी में फास्फोरस को डुबा कर रखते हैं। इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल है। और क्लोरीन बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा होता है। बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? क्लोरीन के द्वारा होता है। एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा दोस्त, जल्दी ही आ जाएगा। अगला 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 बता दो क्या हो जाएगा आंसर। किस प्रकार के घर्षण स्वयं एडजस्टेबल माने जाते हैं? विच ऑफ द वन ऑफ द फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? बताओ कौन जो है सेल्फ एडजस्ट हो जाता है? जल्दी से बताओ कौन सा प्रकार का घर्षण अपने आप एडजस्ट हो जाता है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। कौन खुद से सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है? स्थैतिक। स्थैतिक घर्षण क्योंकि वस्तु अस्थिर रहता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है। सबसे ज्यादा यही होता है, उससे कम गतिज उससे कम, देखो सबसे ज्यादा ये होता है, ये पूछता है सबसे ज्यादा स्थैतिक उससे कम गतिज उससे कम लौटेनिक होता है। अभिकेंद्र घर्षण तो होता है जब अंदर की ओर कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर घूमता है, तब अंदर की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। अगला 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 क्या कहता है? देखो वायु गर्म करने पर डैश होता है और ठंडा करने पर डैश होता है। बताओ वायु को गर्म करोगे तो क्या होगा? एकदम दिमाग लगाओगे थोड़ा सा बन जाएगा। जल्दी बताओ वायु को गर्म करने पर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? वायु को गर्म करोगे तो फैलेगा, कोई भी चीज गर्म होगा तो फैलेगा। खाली बर्फ ढलवा लो आप बिस्मत को छोड़ के, कोई भी चीज गर्म होगा तो फैलेगा। खाली बर्फ ढलवा लो और बिस्मत को छोड़ के। तो आंसर बता दो क्या होगा। कहता है वायु गर्म करने पर डैश होता है और ठंडा करने पर डैश होता है। गर्म करने पर प्रसारित होगा और ठंडा होने पर संकुचित हो जाएगा। अच्छा बताओ तो वायु क्या है? एक ऑप्शन है तुम्हारा यौगिक है और दूसरा ऑप्शन है मिश्रण है। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए है। वायु क्या है? यौगिक है या मिश्रण है? व्हाट इज आंसर? वायु क्या है? यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बताओ। वायु का कोई सूत्र नहीं था। ऑक्सीजन और वायु में डिफरेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब मिला रहेगा तो वायु रहेगा, उसका कोई सूत्र नहीं होता, मिश्रण होता है। अगला कहता है पानी में मिश्रित करने पर जिप्सम परिवर्तित हो जाता है। अभी तुरंत बताए थे पानी में मिश्रित करने पर जिप्सम क्या बन जाता है? जल्दी से बता दो क्या बन जाता है। पानी में मिश्रित करने पर जिप्सम क्या बनता है? सबको पता है क्या बनता है, जल्दी बताओ। पानी में मिश्रित करने पर जिप्सम क्या बनता है? भैया ये जिप्सम है। जिप्सम को जब पानी मिलाओगे और 100 डिग्री सी पर गर्म करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और ये आधा है तो हेमीहाइड्रेट। इसको बोलते हैं दोस्त मेरे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द राइट आंसर। आंसर बता दो अब क्या हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम बोले तो CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ व्हाट इज द आंसर। तब बताओ। कहता पानी में मिश्रित करने पर जिप्सम, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा। आंसर हो जाएगा D for डॉग। पढ़ना दोस्त मेरे इतना आसान नहीं है,
सब कौवा कुत्ता थोड़े पढ़ पाएगा, पढ़ने के लिए तो जिगरा चाहिए, इंसानियत चाहिए अपने माँ पिता के प्रति। बाकी लोग तो दोस्त मेरे सोचते रह जाते हैं, पता नहीं चलता उनका समय कैसे व्यतीत हो गया। पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। बताओ आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जीवन की वह अवधि जब शरीर प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों से गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, ये तो बना देगा, जल्दी बताओ। उसी को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। जब हम परिपक्व होने लगते हैं और जब परिपक्व हो जाते हैं तब आप जो है नौजवान हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? शल्य चिकित्सा में कहीं पर भी अगर निश्चेतक के रूप में बताओ कौन सा? एक वही है नाइट्रस ऑक्साइड, नाम सुने हो? इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना तो ये निश्चेतक बना देता है, बेहोशी की दवा हो जाता है ये। बेहोशी की रेडॉन, रेडॉन को दोस्त मेरे सबसे कम पाया जाने वाला, सबसे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस, जाने वाला अक्रिय गैस। सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा तो आर्गन, सबसे कम पूछेगा तो रेडॉन। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। इसी से रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी इसी से होती है, रेडियोथेरेपी इसी से होती है। हाँ भाई एकदम मिल सकते हैं। 1:30 आप कोई भी आओगे तो हम मिल लेंगे। 1:30 अगर आप आते हो तो हम मिल लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो निश्चेतक बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो निश्चेतक बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये तो मार देगा, एकरा में क्या दिक्कत है? ऑक्जेलिक अम्ल जल्दी से बता दो, व्हाट इज आंसर? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सबको पता है, टमाटर। संतरा में साइट्रिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड, सिरका विनेगर जिसको आप कहते हैं एसिटिक अम्ल आप कह सकते हैं। और आलू तो कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो ये काला रंग देता है। आलू काट लो, आयोडीन काटने, नमकीन पदार्थ काटने के बाद जिसमें आयोडीन हो आप आलू को काटोगे काला रंग देगा, क्योंकि आयोडीन आलू में उपस्थित स्टार्च से अभिक्रिया करके काला रंग देता है। अगला बताओ, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान कीजिए। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इसके कार्य की पहचान कीजिए, जल्दी से बताओ इसका काम क्या है? ये बहुत छोटा होता है और गोलाकार होता है, डीएनए का एक भाग है दोस्त मेरे। इसका खोज जेम्स वाटसन ने किया था, उसके लिए उनको 1963 में नोबेल में मिला था। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा, एकदम सही मार रहे हैं आप। जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, यही काम है प्लाज्मिड डीएनए का। आरएनए तो होगा नहीं, रक्त कोशिकाओं का बनना भी नहीं होगा। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने, ये तो एकदम सब मार देगा, जल्दी बताओ। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, और घनत्व नापने के लिए, डेंसिटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर। याद ना रहे, ड्रो फॉर ड बोले तो डेंसिटी, बोले तो घनत्व। अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, और बोलोमीटर तो सबको पता है तीव्रता नापने के लिए, तीव्रता नापने के लिए। हाइग्रोमीटर हो ही गया, हाइग्रोमीटर हो ही गया आंसर। विकिरण या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को नापता है, विकिरण की तीव्रता या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को नापता है, याद रखना। हाइड्रोमीटर, ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो क्या? घनत्व। हाइड्रोमीटर, ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो क्या? घनत्व। हाइड्रोमीटर, ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो क्या? घनत्व। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? जल्दी बताओ, मातृ स्वास्थ्य जो होता है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? व्हाट इज आंसर? गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल, यही तो हो जाएगा आंसर। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है गर्भावस्था में देखभाल और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल। अच्छा, प्रसव पूर्व और प्रसव, अब प्रसवोत्तर अवधि, अच्छा ये इससे ज्यादा सही लग रहा है हमको, बताओ तो ए होगा कि बी होगा?
हमको तो लगता है बी हो जाएगा। प्रसव यानी प्रसव के पूर्व, प्रसव के पूर्व माता को की देखभाल होनी चाहिए, प्रसव के समय होनी चाहिए, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद भी उसकी देखभाल होनी चाहिए। ये ऑप्शन कहता है गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय बाद में भी उसका देखभाल होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से देखभाल होना चाहिए। आंसर हो जाए गर्भवती महिला की देखभाल होनी चाहिए, नहीं गर्भ के बाद भी होना चाहिए, गर्भ के दौरान भी होना चाहिए, सभी नई माताओं की देखभाल होनी चाहिए, नहीं भाई जिनको दोबारा भी बच्चा होता है उसका भी देखभाल होना चाहिए। डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया था जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक का अंतर होता है। आसवन विधि पढ़े होंगे अगर आप हमसे, तो हम आपको पढ़ाए होंगे जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल का शुद्धिकरण, नमक और पानी, नमक 1400 डिग्री सी पर खोलता है, पानी 100 पर, क्वथनांक में अधिक का अंतर होता है, इसी को कहते हैं आसवन विधि। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस टू गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन है। कार्बोनेशन होता है CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है H2CO3 बनाता है, यह भी एक प्रकार का कार्बोनेशन है। और पाइसीकरण का मतलब होता है वसा का टूटना, वसा का गुल्लिकाओं में टूटना पाइसीकरण कहलाता है। और एक होता है प्रभाजी आसवन, एक होता है दोस्त मेरे प्रभाजी आसवन, ये होता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, इसमें क्वथनांक में कम का अंतर होता है, पेट्रोल क्योंकि डीजल पेट्रोल इस सब में कम का अंतर होता है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इज द राइट आंसर। ला 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 देख लो, कहते हैं पाइसीकरण मतलब वसा का टूटना, पाइसीकरण मतलब वसा का क्या होना, टूटना। अब कहता है कार्बोनेशन CO2 प्लस H2CO3, ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, और प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। हो गया। अगला बताओ, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, इसी को तो स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन इसको कहते हैं स्मेल्ट करना। स्मेल्टिंग मतलब होता है गलाना, उत्थापन होगा नहीं, कताई मतलब होता है काटना। हा आंसर बता दो। 11 kg की एक वस्तु है, M का मान दे दिया 11 kg, H का मान दे दिया 8 मीटर, G का मान दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊर्जा का मान कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh, M का मान है 11, G का मान 9.8, H का मान 8, काट खोट के बताओ आंसर कितना हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, 862.4 जूल इज द राइट आंसर। न न न न न न न होगा। अगला, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से। आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग कौन बल कहते हैं, अस्थिर विद्युत बल कहते हैं। आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे अस्थिर विद्युत बल कहते हैं। दाब के बारे में पूछेगा, ये अदिश राशि है, कोणीय बल होगा नहीं, पेशीय बल जो हम लोग लगाते हैं। आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, और ग्रहों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है वो किस बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। अगला अगला निम्नलिखित में से कौन सा है कृत्रिम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, सक्रीन, सक्रीन का नाम सुना होगा, ये चीनी से 500 गुना ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, चीनी से 500 गुना मीठा है। और ये जितना भी इंसुलिन जो कहते हैं शुगर फ्री बिस्किट, उस सबको मीठा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सबको मीठा करने। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है ग्लूकोज, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। और वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, और सक्रीन चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन यह चीनी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में फिर कल 9:45 में। थैंक यू वेरी मच।